हेलो बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज हम अपने दूसरे चैप्टर रेशियो के पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। आज बच्चों हम इस चैप्टर में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आज आपको हम सभी क्वेश्चन को मिक्स करके आपको बताएंगे। इसमें हमारे एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जिन प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, और जो प्रश्न आपको समझने में दिक्कत आए उसको वीडियो दोबारा प्ले करके आप उन प्रश्नों को समझेंगे और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो अब बच्चों हम लोग प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो आप लोग अच्छी तरीके से इन चारों प्रश्नों को समझिएगा। अलग अलग कैटेगरी के मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से आपको सभी प्रश्नों को समझना है। देखिएगा, जैसे कि पहला प्रश्न में दिया गया है कि a अनुपात b प्लस सी का मान 1:3 है, c अनुपात a प्लस b का मान 5:7, और बच्चों हमसे पूछा गया है b अनुपात a प्लस सी का मान क्या है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न कभी भी आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे, ये मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे a b c का अनुपात 1:3 दिया है और यहाँ पे c अनुपात a प्लस बी का अनुपात 5:7 दे रखा है और b अनुपात a प्लस सी का मान पूछा। आपको इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूं। जरा इस कहानी को ध्यान से समझिएगा, तब ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही नॉर्मल सी बात समझाऊंगा कि अगर यहाँ पर मैं a b c 3 कोई व्यक्ति मान लूं, माना थोड़ी देर के लिए कि ये a b c कोई 3 व्यक्ति हैं, और बच्चों मैं यहां पर इसको a को 20 रुपए दे दूं और b को 30 रुपए दे दूं और c को 50 रुपए दे दूं। तो अगर मैं आपसे इन तीनों व्यक्तियों का कुल अमाउंट पूछूंगा तो कुल अमाउंट बना 20, 30, 50, 50, 100 बना के। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि a b c का कुल अमाउंट बताइए तो आपका उत्तर क्या होगा? 100। और अगर मैं ये कहूं कि सी बी ए का अमाउंट बताइए तब भी आप आंसर क्या देंगे? 100। अगर बच्चों मैं आपसे कह दूं बी ए सी का अमाउंट बताइए तब भी आप आंसर क्या देंगे? 100। एक बात बताइएगा, क्या क्रम बदलने से इनके योग पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब क्रम बदलने से योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर यहां पर आप जरा अपने रेशियो पे गौर करें। यहां पे ABC का योग अगर करेंगे तो योग बनेगा 4 और CAB का योग करेंगे तो योग बनेगा 12। अब देखिएगा, अभी हमने जो एग्जाम्पल आपको समझाया उस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक ही बात बताई कि क्रम बदलने से योग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पे क्रम बदलने से योग प्रभावित हो रहा है। तो आपको यह समझना चाहिए कि योग प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो इस योग को तुरंत आप सही करेंगे। तो सही करने के लिए इसमें किससे गुणा कर दीजिएगा? 3 से। देखिए 3 से गुणा करते ही 12 हो जाएगा, तो यहां पे भी गुणा 3 और यहां पे भी गुणा 3। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम देखें तो यहां पर भी ABC का योग 12 है, यहां पे CAB का योग 12 है। अब मतलब हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही, तो इसका मतलब हमारे माइंड में आ गया कि ABC का टोटल वैल्यू 12 है। अब गौर करो, 12 में से अगर हम आपसे कहें तो A कितना है? 3, तो A 3 हो गया। और 12 में से अगर हम कहें C तो C कितना है? 5, ये 5 हो गया। बच्चों सोचो, 12 में से ये 3 है, ये 5 है, तो 8 निकल गया। बच्चों बचा कितना? 4। ये बताइएगा ये 4 किसकी वैल्यू है? B की। तो आप यहां पे सही तरीके से लिखेंगे तो 4:5 कितना हो गया? 8। मतलब आपका आंसर आया 1:2। बच्चों ये आपका क्या हो गया? आंसर। लॉजिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने सिर्फ आपको इस प्रश्न में एक ही बात बताई कि क्रम बदलने से योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर योग बदल जाए तो आप गुणा करके उस योग को समान करेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। लॉजिक क्लियर हो गया? चलो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखिएगा कि दूसरा प्रश्न क्या है।
देखिएगा मैंने बच्चों दूसरा और तीसरा प्रश्न एक ही कैटेगरी में लिखा है, और गौर करने वाली बात यह है कि मैं जितने भी प्रश्न लिखता हूं उनमें कभी ऑप्शन नहीं लिखता हूं, लेकिन इस बार मैंने बोर्ड पर आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। याद रखना, जब भी मैं आपको बोर्ड में प्रश्न के साथ ऑप्शन दे दूं तो समझ जाइएगा कि उस कैटेगरी के सभी प्रश्न ऑप्शन के माध्यम से करने ज्यादा आसान होंगे। ऐसा नहीं कि ये बिना ऑप्शन के नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के माध्यम से ये प्रश्न बहुत जल्दी किए जा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जरा गौर करिएगा। प्रश्न में दिया गया है बच्चों कि 21, 38, 55, 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो देखो समानुपाती का नियम क्या होता है, समानुपाती का नियम आपको समझाता हूं। समानुपाती का नियम सिर्फ इतना होता है कि आपको प्रथम दो संख्याओं का अनुपात अंतिम दो संख्याओं के अनुपात के बराबर बन जाए तो वो संख्या समानुपाती कहलाएगी। अब जरा गौर करो बच्चों, अगर हम यहां पर ऑप्शन में 2 घटा दें तो जैसे ही आप इसमें 2 घटाएंगे तो ये 19 बन जाएगा और ये 36 बन जाएगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए माइंड में ले लीजिएगा कि ये 19 ये 36, और अगर इसमें 2 घटाएंगे तो ये आपका 53 बन जाएगा और ये 103 बन जाएगा। ये बताइएगा क्या 19, 36, 53, 103 के बराबर आपको कभी बना के दे सकता है? इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? गलत। लॉजिक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आप कैसे चेक करेंगे? देखो बच्चों, यहां पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको कभी लिखनी नहीं पड़ेगी, आप वहां पे तुरंत कर पाएंगे। देखिएगा, अगर हम 4 घटाते हैं तो 4 घटाते ही ये 17 बन जाता है और ये 34 बन जाता है। 4 घटाते ही ये 51 बन जाता है और ये 102 बन जाता है। जरा गौर करो बच्चों, 17 दूनी 34 मतलब 1:2, 51 दूना 102 मतलब 1:2। देखिएगा बच्चों, ये सिंप्लीफाई होके दोनों अनुपात आपस में कैसे हो गए? समान। इसका मतलब प्रत्येक पद में आप क्या घटाएंगे? 4। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। आपको लॉजिक क्लियर हुआ? किस तरीके से आप ऑप्शन के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको इस प्रश्न में समझाता हूं, जरा गौर करिएगा। यहां पर बच्चों बोला गया है कि 5, 13, 22, 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। यहां पे घटाने की बात कर रहे थे और यहां पर बच्चों आपसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि प्रथम 2 अनुपात अंतिम 2 अनुपातों के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब जोड़ने का अगर जिक्र किया है तो थोड़ी देर के लिए यहां पर अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा बच्चों, और 2 जोड़ने पे ये 15 हो जाएगा, 2 जोड़ने पर ये बच्चों 24 हो जाएगा और 2 जोड़ने पर ये आपका 49 हो जाएगा। अब गौर करने योग्य बात है कि 7, 15 का अनुपात 24 और 49 के अनुपात के कभी सॉल्व होकर बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो गया? गलत। अब दूसरा ऑप्शन आप यूज करेंगे तो दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यूज करने में क्या करना है जरा गौर करेंगे आप लोग। जैसे ही आप 4 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा और 4 जोड़ने पे ये 17 बन जाएगा। ठीक, यहां पर 4 जोड़ेंगे तो ये 26 बन जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो ये आपका 51 बन जाएगा। क्या बच्चों आपका 9, 17 सॉल्व होकर कभी 26, 51 में परिवर्तित हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। चलो तीसरा ऑप्शन यूज करते हैं। अगर तीसरा ऑप्शन आप यूज करेंगे तो जैसे ही तीसरा ऑप्शन यूज करेंगे तो देखो 5 जोड़ते ही ये 8 बन गया और यहां पे 13 में 3 जोड़ते ही ये आपका 16 बन गया। ठीक है, और यहां पर जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये बच्चों आपका 25 बन जाएगा और ये आपका 50 बन जाएगा। देखिए ये कट के 1, 2 हो रहा है और ये भी कट के 1, 2 हो रहा है। ये देखिए क्या दोनों तरफ के अनुपात आपस में समान हो रहे हैं? इसका मतलब यहां पे कौन सा ऑप्शन आप जोड़ेंगे? 3 जोड़ने पर ये चारों संख्याएं आपस में कैसी हो रही हैं? समानुपाती। आपको तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको परीक्षा में कुछ जोड़कर समानुपाती बनवाए या कुछ घटाकर समानुपाती बनाए तो ऐसे प्रश्नों को आप सभी बच्चे हमेशा ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो वो प्रश्न आपके जल्दी हो जाएंगे। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम चौथे प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस चौथे प्रश्न को समझिएगा क्योंकि ये चौथा प्रश्न आपकी परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपके परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसे प्रश्न पे बहुत गौर करेंगे। जरा गौर करिए।
देखो बच्चों यहां पर दिया गया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6 7 8। सबसे विशेष बात, a प्लस बी की वैल्यू 6 है, b प्लस सी की वैल्यू 7 है, c प्लस ए की वैल्यू 8 है। अगर आप ये बोल रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप समझिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लिखा तो जो आप कह रहे हैं वही है, लेकिन गलत कैसे बोल रहे हैं। तो सुनिए सर, ये 6 7 8 इनकी वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये इनकी अनुपातिक वैल्यू। मतलब समझिएगा, ये 6 इसका अनुपातिक मान है, वास्तविक मान नहीं है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का वास्तविक योग 14 दिया गया है। अब यहीं पे दिमाग लगाना है और हमसे c का मान पूछा है। तो सभी बच्चे गौर करें, अगर यहां पर हम सबको जोड़े, सपोज सबको जोड़े, तो जोड़ने पर क्या आएगा। देखो सर ध्यान देना है आपको, ये देखो a यहां पे भी है, यहां पे भी है, b यहां है, यहां c यहां है, यहां। मतलब आप अगर देखेंगे तो हर टर्म आपको 2 बार दिखेगा, हर पद 2 जगह है। तो जब जोड़ेंगे तो आप डबल योग जोड़ेंगे, तो 7 6 13, 13 और 8 21। जो ये 21 योग है ये आपका डबल योग है, तो आप बटे में क्या कर दो 2, 21 बटे 2 ये योग है a प्लस बी प्लस सी का। लेकिन बच्चों ये a प्लस बी प्लस सी का कैसा योग है, अनुपातिक योग है, और आपका वास्तविक योग क्या है 14। तो इसकी वैल्यू आप लोग तुरंत बच्चों क्या कर देंगे 14। अब ध्यान दो, अगर यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 या 21, 7 से यहां 7 दूनी 14। ठीक है, 2 का इधर गुणा कर दो, 2 दूनी 4। तो मतलब बच्चों 3 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ध्यान दो, ये देखो a प्लस बी का अनुपातिक मान क्या है 6। देखो 3 की वैल्यू अगर 4 होगी, अगर 3 की वैल्यू बच्चों 4 होगी, तो बताओ बच्चों 6 की वैल्यू क्या होगी 8। मतलब इस 6 अनुपातिक मान का वास्तविक मान क्या है 8। तो इसका मतलब a प्लस बी का मान आपके दिमाग में क्या आया 8। अब यहां पर ये मान आप अप्लाई करिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 14, जबकि इसका वास्तविक मान क्या है 8। तो 8 प्लस सी बराबर अगर 14 है, तो बताइएगा बच्चों c बराबर यहां पर आपको कितना मिला 6। और ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। सभी को बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक क्लियर हो गए होंगे। इन प्रश्नों में कहीं कोई अगर आपको डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर करने के लिए दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, ताकि आपको चारों प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सावधानी से समझना है। अब हम अगले प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम अगले 3 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिएगा इन 3 प्रश्नों में देखिएगा किस तरीके से हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप एक एक प्रश्न को समझिएगा, बड़े धैर्यपूर्वक। मैं आपको हर प्रश्न विधिवत बताऊंगा, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न दिया गया है P अनुपात Q, R अनुपात S, T अनुपात U, 2:3 दिया गया है, और आपसे M P N R V T M Q N S V U का अनुपात पूछा गया है। अलग अलग किताबों में ये प्रश्न अलग अलग तरीके से दिया जाता है। केवल यहां पर दिए गए आपके जो ये वेरिएबल हैं ये बदलते रहते हैं, कांस्टेंट टर्म बदलते रहते हैं, लेकिन सवाल लिखने का तरीका नहीं बदलता है। कई किताबों में मैंने अलग अलग ढंग से इस प्रश्न को देखा है, तो बच्चे कई बार इस प्रश्न को लंबा खींच लेते हैं। इस प्रश्न में बहुत धैर्यपूर्वक आप समझिएगा और देखिएगा कितने आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखो बच्चों, हमें ध्यान ये देना है कि यहां पे देखो P, यहां पे R और ये T, इस तीनों वेरिएबल का मान 2 आपको अप्लाई करना है। ठीक, उसी प्रकार से इस Q, इस S और इस U का मान आपको 3 अप्लाई करना है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, बड़े आसानी से आप सवाल निकाल लेंगे। तो P की जगह 2 रखेंगे तो यहां पे देखो 2m आएगा। ठीक है बच्चों, आप R की जगह पे जब 2 रखेंगे तो यहां पे 2n आएगा। और बच्चों जब आप यहां पर T की जगह पे 2 रखेंगे तो यहां पे आपका 2v आएगा।
इसी प्रकार से इसको हम बटे में लिखेंगे, यहां पे q की जगह आप 3 रखेंगे तो 3q हो जाएगा, सॉरी 3m, क्योंकि q का वैल्यू है। यहां पे जब आप s की जगह बच्चों देखेंगे तो 3 रखेंगे तो ये आपका बच्चों 3n हो जाएगा, इसी प्रकार से 3v हो जाएगा। आपने सभी वैल्यू अप्लाई कर ली। अब ऊपर से जरा बच्चों 2 कॉमन करो और नीचे से 3 कॉमन करो, और देखिएगा बच्चों आपको ब्रैकेट में मिलेगा m प्लस n प्लस v, और यहां पे भी बटे में m प्लस n प्लस v। देखिएगा इससे ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया बच्चों 2:3। ठीक, इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। लॉजिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, केवल आपको सही तरीके से वैल्यू उठा के पुट करनी है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहां पे अगला प्रश्न हम आपको समझाते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को समझने के लिए आपको एक अलजेब्रा का नियम समझना पड़ेगा। वो अलजेब्रा का नियम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए इस नियम को, ताकि ये प्रश्न में आपको बहुत आसानी से लगाने में हेल्प कर सके। जैसे यहाँ पर नियम ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये एक अलजेब्रा का फार्मूला है जो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब ध्यान देंगे कैसे अप्लाई करेंगे, वो तरीका आपके पास सही तरीके से समझिएगा। देखो बच्चों, आपको अंतर योग और गुणनफल का अनुपात 1:24 दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लूं कि a माइनस बी, तो यहां पे आप k मान लीजिएगा। अब a प्लस बी अगर आप लिखेंगे तो 7k, ये योग हो गया, और अगर a इंटू बी लिखेंगे तो 24k। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका योग हो, अंतर हो गया, ये योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। अब इसको उठा के इस फार्मूले में जरा सेट कर दीजिएगा। अगर आप सेट करेंगे तो जैसे ही आप सेट करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा 49k²। यहां पर बच्चों जैसे ही रखेंगे तो माइनस में k² बराबर, जब 24k यहां पे रखेंगे तो 24 चौको 96, तो 96k हो गया। अब जरा बच्चों गौर करो, यहां पे 48k² बराबर 96k। बच्चों गौर करो, आप देखो 48 से ये 96 से 2 टाइम कट गया और एक k से एक k कैंसिल हो गया, तो देखो बच्चों k की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? 2। अब अगर k की वैल्यू आपको बच्चों 2 मिल गई है तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिएगा गुणनफल 24k, और बच्चों यहां पर देखो k का मान आपने क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 मान जो आपने निकाला है उस मान को यहां पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही मान अप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48, और ये रहा हमारा बच्चों आंसर। आपको लॉजिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आपके लिए इस सवाल में अगर मैं कहूं कि नया क्या है, तो हमारे साइंस वर्ग के बच्चों के लिए तो ये नया नहीं होगा, लेकिन हमारे कुछ कला वर्ग के बच्चे जिन्होंने पहले मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है या उन्होंने कभी पास्ट में पढ़ा भी होगा तो शायद इस फार्मूले को ना देखा हो, तो उनके लिए ये नया हो सकता है। लेकिन हमारे साइंस वर्ग के बच्चों के लिए ये फार्मूला काफी प्रचलन में रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सही तरीके से समझ लीजिएगा और इस फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा। कभी भी अंतर, योगफल और गुणनफल से रिलेटेड सवाल आएगा तो इस फार्मूले का आपको उपयोग करना ही करना है। लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न किस तरीके से दिया गया है। हमें कहा गया है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात 3:5:8 दिया गया है। ये थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान देना। कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात दिया गया है 3:5:8, और इन विभागों में संख्याओं में 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई है। तो अब इन विभागों में अनुपात ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, आप कैसे इस सवाल को लगाओगे, मैं आपको बड़े आसानी से तरीका बताता हूं, केवल ध्यान दीजिएगा। यहां पर 3 विभाग हैं आपके, तीनों विभागों को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके सामने। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर छात्रों का अनुपात बच्चों आपको दिया गया है 3:5:8। अब आपको थोड़ा समझदारी का परिचय देना है।
मैं आपको कहूंगा कि यहां 3, 5, 8 को आप जीरो लगा के थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अच्छा, जीरो क्यों लगा रहा हूं? जीरो लगाने का रीजन बता रहा हूं। जीरो लगाने के बाद आप प्रतिशत आसानी से निकाल पाओगे, अन्यथा आपको हो सकता है प्रतिशत निकालने में दिक्कत आए। तो यहां पे मैं आपको 3 को 30, 5 को 50 और 8 को 80 कर दूं। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर आपसे कहा गया है कि इसमें 20% की वृद्धि हुई है, इसमें 40% की वृद्धि हुई है और इसमें बच्चों आपकी 25% की वृद्धि हुई है। अब जो वृद्धि हुई है उसको हम यहां पर समझाते हैं। अगर यहां पर बच्चों हम यहां पर देखें तो अगर हम इसका 20% निकालें तो 30 का 20% बच्चों निकलेगा 6, और अगर 6 की वृद्धि हुई है तो आपकी संख्या बनी 36। अब 50 का अगर आप बच्चों 40% निकालेंगे तो 50 का 40% बनेगा 20। अगर आप इसमें 20 जोड़ देते हैं तो संख्या हो गई आपकी 70। यहां पर देखिएगा, अगर आप इसमें 25% की वृद्धि करते हैं तो इसका बच्चों जब आप 25% निकालेंगे तो इसका 25% जब आप निकालेंगे तो 25% इसका निकलेगा 20, और यहां पे 20 की वृद्धि हो गई तो मतलब ये हो गया 100। अब बच्चों आप इसको अनुपात में अगर परिवर्तित करेंगे तो देखिएगा ये पूरा का पूरा 2 से हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है। तो जैसे ही आप इसे 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 18, ये बन गया आपका 35 और ये बन गया आपका 50। ये रहा हमारा बच्चों आंसर। तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वृद्धि होने के बाद अनुपात क्या हुआ। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग बच्चों अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम अगले 2 प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिएगा ये दोनों प्रश्न भी हमारे एग्जाम में रिपीट हुए प्रश्न हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बड़े ही आसान तरीके से आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आएंगे, केवल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो बच्चों, जैसा कि इसमें कहा गया है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। जरा ध्यान दीजिए, अगर यहां पर हम मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता के बारे में बात करें, ठीक, तो यहां पे इनका भार आपको बच्चों दिया गया है 7:8, ठीक। अच्छा ये बताइए, हमारे हिसाब से 7 और 8 कितना हुआ? 15। तो 15 की वैल्यू आप 120 लिख सकते हैं। तो अगर 15 की वैल्यू 120 हुई तो यहां पे 15 8 120, तो बताओ बच्चों 1 की वैल्यू क्या आएगी? 8। तो यहां पर अगर हम मिस्टर गुप्ता का भार देखें तो मिस्टर गुप्ता का भार आ गया 8 7 56 केजी और मिसेस गुप्ता का भार आ गया 8 8 64 केजी, ठीक। ये आपको इनका वजन पता चला। अब हुआ क्या कि इन्होंने प्रश्न में दे रखा है कि दोनों लोग डाइटिंग कोर्स करते हैं और डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता जी के भार में 6 किलो की कमी आ गई। अब सोचने योग्य बात ये है कि अगर गुप्ता जी के भार में 6 किलो की कमी आ जाएगी तो गुप्ता जी का भार हो गया कितना? 50, ठीक। लेकिन हमें यहां पर मिसेस गुप्ता के भार में अभी कोई जानकारी नहीं और बता रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद जब मिस्टर गुप्ता में 6 किलो की कमी आ गई तो इसके बाद इन दोनों का अनुपात हो गया 5:6। तो मतलब कहने का ये हो गया कि अनुपात अगर 5:6 हो गया तो गुप्ता जी हो गए 5 और मिसेस गुप्ता कितनी? 6। तो बच्चों गौर से यहां पे समझो, जो ये सवाल में अनुपात 5 बोल रहा है वो 5 की वैल्यू है क्या? 50। तो जब बच्चों 5 की वैल्यू 50 होगी तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहां पर आपको 6 की वैल्यू क्या देनी चाहिए? 60। लॉजिक क्लियर हुआ? अब यहां पर आप आसानी से देख लीजिएगा कि यहां पे आपकी श्रीमती गुप्ता पहले कितनी थी? 64 और अब कितनी है? 60। तो अपने आप आपको दिख रहा होगा कि इनके भार में कितनी कमी आ गई? 4 केजी। और ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। लॉजिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा किस तरीके से मैंने सवाल को सेट किया हुआ है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा से प्ले करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया गया है।
इन्होंने अगले प्रश्न में कहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है और हीरा गिरकर 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है, तो इसके मूल्य में 56,000 रुपए की कमी आ जाती है, तो हीरे का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले तो हम इस लाइन का मतलब समझा देते हैं। इन्होंने कहा हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती। देखो, अगर हम इसको इस मैथ की भाषा में समझेंगे तो शायद आपको कई बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी, ठीक, लेकिन हम आपको एक सीधी भाषा में समझा देते हैं कि ये सवाल में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो कीमत है, मूल्य, वो भार का वर्ग है। कीमत आप जब बनाएंगे तो कीमत भार का वर्ग है, बस सीधा ये समझिएगा कि मूल्य जो है वो भार का वर्ग है। अब इस सवाल को इसी कॉन्सेप्ट से हम सवाल को लगाएंगे। चलो यहां पर फिलहाल सवाल लगाना शुरू करते हैं। इन्होंने कहा हीरा गिरकर 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है, तो जब हीरा गिरा तो 1:2:3:4 के अनुपात में टूटा। अच्छा सोचो, ये हीरा शुरू में इसका मतलब टूटा नहीं था, बाद में टूटा। तो जब टूटा नहीं था तब उस समय इसका टोटल अगर हम वेट देखें तो उस समय इसका टोटल वेट 4 3 7 2 9 1 10। उस समय की स्थिति में इसका वेट क्या है? 10। अच्छा बच्चों, ये जो भी चीज हमने अभी तक लिखी है, ये सवाल में हमने इन सभी का क्या लिखा है? भार। मतलब टूटने के बाद टुकड़ों का भार ये है और टूटने के पहले पूरे हीरे का भार ये। अच्छा सोचो, आपसे कह रहा है कि मूल्य जो है वो भार का वर्ग है। चलो बच्चों, अगर मूल्य भार का वर्ग है तो अब आप सभी लोग इसका मूल्य जरा लिखें। अच्छा ये बताइएगा, अगर हम इसके प्रथम स्थिति में जब हीरा नहीं टूटा था तब मूल्य बनाएंगे तो भार 10 तो वर्ग 100, मूल्य 100 हो गया। अब अगर हम टुकड़ों को बेचेंगे तो पहले टुकड़े का भार अगर 1 है तो बताओ 1 का वर्ग क्या होगा? 1, मतलब इसका मूल्य 1 हो गया। दूसरे टुकड़े का वजन 2 है तो मूल्य हो गया 4। तीसरे टुकड़े का वजन 3 है तो मूल्य हो गया 9 और चौथे टुकड़े का वजन 4 है तो मूल्य हो गया 16। अब गौर करो, अगर आप यहां पर इनके सभी के मूल्यों को आपस में जोड़ लें तो जोड़ने के बाद 16 9 25 4 29 1 30, इसका मतलब टुकड़ों का कुल मूल्य 30 है। अब यहीं पे दिमाग लगाइए आप लोग कि भाई जब हीरा पूरा था तब मूल्य 100 था और जब टुकड़ों में बेचा तो मूल्य 30 हुआ। तो ये बताइएगा आपको कुल मिला के टुकड़े बेचने पे कितने का नुकसान हुआ? 70 का। आप लोगों को 70 का नुकसान हुआ और सवाल में नुकसान दिया गया 56,000। बताइए सर, 70 की वैल्यू यहाँ पर 56,000 आप लिखेंगे, 0 से 0 काटे 7 8 56, तो 1 की वैल्यू आ गई 800। अगर आपके 1 की वैल्यू 800 है तो आरंभ में हीरे का मूल्य 100 है, तो आप 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हीरे का मूल्य बनेगा 80,000। सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और समझने के बाद इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं, तो अगले दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, केवल ध्यान देना है आप लोगों को। दिया गया है कि धातु ए में 60 केजी तथा धातु बी के 100 केजी को मिलाया गया है। ठीक, अब यहां पर हम अपने लिए एक तरफ ए और दूसरी तरफ बी ले लेते हैं। ए के 60 केजी है और बी के 100 केजी है। ठीक, इनको हमें आपस में मिलाना है। अब इन्होंने कहा है कि जब हम मिलाएंगे तो धातु ए में सीसे व टिन का अनुपात 3:2 है तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 है। तो नई धातु में टिन का अनुपात पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इधर इसका सीसा और टिन देख लेते हैं और इसका भी सीसा और टिन देख लेते हैं। ठीक, अगर हम यहां पे देखेंगे तो इसमें सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है, इसमें सीसा और टिन का अनुपात 4:1 है। अगर बच्चों आप गौर करें तो गौर करो, 3 और 2 5, अगर आप देखेंगे तो 5 की वैल्यू हो गई 60। तो बताओ बच्चों, 5 की वैल्यू अगर 60 केजी है
तो 1 की वैल्यू 12 और 1 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू यहां पे अगर आप निकालेंगे तो 12 दूनी 24 केजी टिन निकला। इसका मतलब ए में 24 केजी टिन है। इधर देख लीजिएगा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 1 5, तो यहाँ पे बच्चों 5 की वैल्यू आप क्या लिखोगे 100 केजी। तो 1 की वैल्यू बच्चों आ गई 20 केजी। अगर 1 की वैल्यू 20 केजी आ गई तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू 20 केजी आ गई, मतलब बी धातु में 20 केजी टिन है। अब आप लॉजिकली सोचो कि ए में 24 केजी टिन और बी में 20 केजी टिन, तो जब आप दोनों को आपस में मिलाओगे तो दोनों धातुओं को मिलाने पे आपकी टोटल, अगर आप टिन का आयतन देखेंगे तो टोटल टिन कितना होगा 44 केजी। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। बड़े आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं, तरीका समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न किस तरीके से आपको करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने प्रश्न में आपको दिया गया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, चांदी पानी से 9 गुना भारी है और दोनों धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी। अगर वास्तविकता में हम इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न एलिगेशन का है, ठीक है, लेकिन प्रश्न एलिगेशन का है, लेकिन जो आपका प्रश्न का सिस्टम दिया गया है वो रेशियो के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए ये रेशियो के चैप्टर में भी काम कर जाता है। तो इस सवाल को एलिगेशन से मैं आपको बताऊंगा। कई बच्चे एलिगेशन के बारे में भी नहीं जानते हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप सिस्टम को समझेंगे तो आप इस सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करिएगा, सोना पानी से 19 गुना भारी है तो एक तरफ आप 19 लिख लीजिएगा, चांदी पानी से 9 गुना भारी है तो एक तरफ 9 लिख लीजिएगा, और जब आप दोनों को आपस में मिलाओगे तो जो धातु बनेगी वो 15 गुना भारी है तो इसे बीच में लिख लीजिएगा। इसके बाद आप इसका और इसका एलिगेशन करेंगे। एलिगेशन का मतलब दोनों का अंतर, तो 19 और 15 का अंतर कितना आया 4, और इसका एलिगेशन करेंगे तो 9 और 15 का अंतर क्या आया 6। अब यहां पर अनुपात में बदलू तो आंसर आया 3:2, मतलब दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए 3:2 के अनुपात। आपको तरीका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ के नोट करिएगा। फिर हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले 2 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा अगले 2 प्रश्न किस तरीके से आप लगाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों। ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हर प्रश्न में कुछ नया मिलेगा, बेहतर सीखने को मिलेगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि हमें दिया गया है कि 3 व्यक्ति ABC का मासिक वेतन 30,000 है, ठीक, मतलब स्पष्ट है कि अगर हम यहाँ पर तीनों कैंडिडेट का टोटल वेतन देखेंगे तो टोटल वेतन हमें 30,000 रुपए है, ठीक। और इन्होंने बताया है कि ये अपने वेतन का 75%, 70%, 62% खर्च करते हैं और इनकी बचत का अनुपात 20, 21, 19 दिया गया है। तो देखो बच्चों, किस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। 30,000 इनका कुल वेतन है, जिसमें ABC 3 कैंडिडेट हैं, और हमें बताया गया है कि इनकी जो बचत है, मतलब बचत का रेशियो सवाल में दिया गया है 20:21:19, ठीक है बच्चों। और हमसे इनमें से C का वेतन पूछा गया है। तो देखो बच्चों, जब भी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो देखो प्रश्न आप लगाएंगे कैसे, केवल उस तरीके पे आप गौर करिएगा। आपको इस सवाल में इसकी सिर्फ इतनी उपयोगिता है कि इसको देखकर आपको अपना काम करना है, मतलब इसको सिर्फ देखकर अपना काम करना है, मतलब इसको लिखना नहीं है सवाल में। तो क्या देखेंगे, जरा गौर करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये देखिएगा, अगर ये पहला आदमी अपने वेतन का 75% खर्चा करता है, तो आप लोग अपने दिमाग में गौर करिएगा कि अगर किसी आदमी ने 75% खर्चा किया है तो बचा कितना 25%। ये बताइए, जो आप सोच रहे हैं 25% बचत, सवाल में वो कितनी दी गई है 20। तो यही चीज आपको यूज करनी है, मतलब आपको लिखना है 25% की वैल्यू 20। तो जब बच्चों आपके 25% की वैल्यू 20 होगी तो बताइएगा, आप यहां से अगर आप 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको बच्चों 100% की वैल्यू मिलेगी 80। तरीका क्लियर हो गया होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे लगाना है।
अब अगला देखते हैं। हम देखते हैं कि ये बंदा अपना 70% खर्च करता, तो अगर 70% इसने खर्च किया है तो सोचो कि इसने बचाया कितना, 30%। तो जो इसका 30% है, वो सवाल में 21 है, तो 30% की वैल्यू बच्चों आप 21 लिख सकते हो। तो अगर 30% की वैल्यू 21 लिखोगे तो यहां पे आप 10% की वैल्यू 7 लिखोगे, मतलब आप यहां पे 100% की वैल्यू बच्चों क्या दोगे, 70। तरीका क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप देखिए। आपको अगले कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि ये 62% खर्चा करता है। अब सोचो अगर इसने 62% खर्चा किया है तो 38% बचाया, तो ये बताइए जो आपका 38% है वो सवाल में 19 दिया गया है, तो 38% की वैल्यू अगर 19 तो 2% की वैल्यू बेटा आपकी 1 आएगी, मतलब यहां पे आप 100% की वैल्यू क्या ले लेंगे, 50। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने 80, 70 और 50 लिखा है, ये इन तीनों व्यक्ति की क्या लिखी है, आय। अगर आप आय को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो में बदलने पे आ जाएगी 8, 7, 5। अब आप पूरा रेशियो जोड़िएगा तो 8, 7, 15, 5, 20। आपके हिसाब से पूरी आय का अनुपात हो गया 20। अब बच्चों हमारे इस 20 की वैल्यू कुल आय कितनी दी गई है, 30,000। तो यहां पर आप इस 20 का इस्तेमाल यहां पर कर लीजिएगा, तो 20 की वैल्यू अगर 30,000 होगी तो यहां पे 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1500। अब 1 की वैल्यू 1500, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे किसकी इनकम के बारे में पूछा गया है, सी की। तो जब सी की इनकम निकालेंगे तो 15 पना 75, मतलब इसकी इनकम हम लोगों को मिली कितनी, 7500। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल लगाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि तीनों व्यक्तियों की इनकम 30,000 थी। एबीसी का हमें खर्च 75%, 70%, 62% दिया था। बचत का अनुपात 20, 21, 19 दिया, हमने लिखा 20, 21, 19। अब हमने इसी बचत से सवाल को सॉल्व किया। मैंने माइंड में ये सोचा कि अगर कोई आदमी 75% खर्च करता है तो 25% बचा, तो उस 25% की वैल्यू 20 ले ली, तो 100% की वैल्यू 80। ठीक, अगर किसी व्यक्ति ने 70% खर्च किया है तो 30% बचा, 30% की वैल्यू 21, 10% 7, 100% 70। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर 62% खर्चा हुआ तो 38% बचा, इसकी वैल्यू 19 लिखी, 2 की वैल्यू 1, तो 100 की वैल्यू 50। हमने यहां पर आय को अनुपात में बदला तो 8, 7, 5। हमारे हिसाब से पूरी इनकम बनी 20, 20 की वैल्यू 30,000, तो 1 की वैल्यू 1500। अब अगर 1 की वैल्यू 1500 आ गई है तो 5 की वैल्यू 15 अपना 7500। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सवाल लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से समझकर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपसे। अगले प्रश्न में बताया गया है कि एक व्यक्ति किसी बैंक में से 600 रुपए का एक चेक भुनाता है और बैंक से उसे 10 रुपए, 5 रुपए के 72 नोट मिलते हैं। तो 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों की आपसे संख्या पूछी गई। देखो हम आपको इस सवाल के लगाने की कई विधियां बता सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल आपको जो विधि हम बताने वाले हैं वो एलिगेशन विधि बताएंगे। थोड़ा ध्यान देना, बड़े आराम से समझिएगा। ये बताइएगा आप 600 रुपए का चेक लेके गए और बैंक ने आपको 72 नोट दिए। अब सोचो अगर 600 रुपए को हम 72 नोटों में तोड़ दें तो सॉल्व करो। यहां पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60, और अगर हम काटेंगे तो ये 3 बार, ये 25 बार। मतलब हमारे 600 रुपए को अगर 72 नोटों में तोड़ा जाए तो प्रत्येक नोट की कीमत 25/3 आएगी। प्रत्येक नोट की कीमत आपको 25/3 मिल गई। अब आप क्या करो, अब इसको एलिगेशन करो। आपके पास जबकि नोट, एक नोट 10 रुपए का, दूसरा नोट 5 रुपए का, और आपके प्रत्येक नोट की कीमत आई है 25/3। ठीक, अब आप
इसको इससे एलिगेट करिएगा, इसको इससे एलिगेट करिएगा। गौर करिएगा, जब आप एलिगेशन करेंगे तो यहां पर जब इसका और इससे एलिगेशन करेंगे तो यहां आएगा 5/3। जब इसका इससे एलिगेशन करेंगे तो ये आएगा 10/3। यहाँ पे बटे 3 सॉल्व हो जाएगा तो अनुपात बना 2:1। मतलब यहाँ पर आपको नोटों का अनुपात जो बना वो कितना बना, 2:1। अच्छी तरीके से लॉजिक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ध्यान से इस सवाल को समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है कि टोटल अमाउंट में नोटों की संख्या का भाग देंगे। जब नोटों की संख्या का भाग देंगे तो आपको पर नोट की वैल्यू मिलेगी। प्रत्येक नोट की वैल्यू 25/3 है। फिर आप अपने सवाल में दिए गए नोट को लिख लीजिएगा 10 रुपए, 5 रुपए, और आप जो पर नोट की कीमत लिखी है उसको बीच में रखिए। फिर आप इधर एलिगेशन करिएगा, इधर एलिगेशन करिएगा, आपको नोटों की संख्याओं का अनुपात मिल जाएगा। तरीका क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, केवल सही तरीके से आपको समझना है। कह रहा है 126 रुपए पर केजी और 135 रुपए पर केजी वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। मतलब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाली चाय 1 किलो, दूसरी 1 किलो, लेकिन तीसरी 2 किलो, ये इनकी मात्रा दी गई, मिलाया गया है, और इस मिश्रण का जो मूल्य है वो 153 रुपए पर केजी है। तो पूछा है तीसरे प्रकार की चाय का पर केजी रेट बताओ। अब ध्यान दो, सबसे पहले आप एक काम करो, पहला मिश्रण 1 किलो है, दूसरा भी 1 किलो, लेकिन तीसरा 2 किलो। ठीक, ये बताइएगा टोटल मिश्रण का अगर हम मात्रा देखें तो 4 है। अब पूरे मिश्रण की मात्रा अगर 4 है तो 4 पूरे मिश्रण का मूल्य 153 रुपए में पड़ा, तो 4 × 153 निकालो। मतलब टोटल लागत अगर हम देखें तो 4 तिया 12 का 2, 4 पंचे 20 और 1 21 का 1, और 4 एकम 4 2 6, तो 612 रुपए आपका टोटल लागत आ गई। ठीक, अब ये 612 रुपए कुल लागत है। अब यहां पर पहले प्रकार की चाय 126 रुपया पर केजी है तो 126 रुपए इन्वेस्ट हुआ। ये 135 रुपया पर केजी है तो यहां पर 135 रुपए इन्वेस्ट हुआ। आप एक काम करो, दोनों को उठा के जोड़ लो। दोनों उठा के जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1 आया, 3 और 2 5 और 1 6 आया, और यहाँ पे कितना आया 2, 261 आया। घटा लो, ये आ गया 1, ये 11 में से 6 जाएगा तो ये आ गया आपका 5, और यहाँ पे आपका 5 में से 2 गया तो ये आया 3। ये 351 रुपए जो बचे, ये 351 रुपए इस चाय की कीमत है। लेकिन इस चाय का अगर हम मात्रा देखेंगे तो मात्रा कितनी है, 2 किलो। तो जब 2 किलो मात्रा की कीमत 351 रुपए है, हमसे मूल्य पूछा है प्रति किलोग्राम, तो तीसरी चाय का मूल्य, तीसरी चाय का मूल्य, अगर मूल्य निकालेंगे तो मूल्य निकालने के लिए कैसे भाग देंगे, 2 से भाग दीजिएगा। जैसे ही भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहां पर 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। मतलब तीसरी प्रकार की चाय की कीमत 175.5 रुपया पर केजी। सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक सवाल, जो भी सवाल मैंने इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर सवाल को अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर उसको नोट करिएगा और अपने अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों।